हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्यांशु पांडे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। 25 फेब 2026 को क्लास 10 के साइंस के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं और आप सभी अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं। तो आज के इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जिनकी आने की पॉसिबिलिटी 200% आपके इस एग्जाम में रहेंगी। तो मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि सभी क्वेश्चंस को आप कवर कर सकें, उनका एक्सप्लेनेशन भी दे सकें और हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, उनके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करने के साथ आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सेक्शन हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एमसीक्यू के टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा को तो आप सभी जानते हो, ठीक है, और ऐसे नंगी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप लगता है। तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन रहता है वो किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया करता है, इसको आपको पढ़ना है और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाने हैं। देखिए आप सभी ने अपने अपने ऑप्शंस को देख लिया होगा। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये जो है मेन प्रोसेस रहा करता है किसी भी लिविंग बीइंग का, जिससे कि वो अपना काम आपका कर सके, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, इंजेशन देखा, फिर डाइजेशन देखा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखा, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन देखा। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है जिसको आपको टॉप टू बॉटम के अप्रोच में याद रखे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नर्व इंपल्स इज द सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग अ नर्व फाइबर। व्हाट इज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इंपल्स विद इन अ सिंगल न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ऑप्शंस हैं एक्सॉन टर्मिनल सेल बॉडी डेंड्राइट, सेल बॉडी एक्सॉन डेंड्राइट, डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन टर्मिनल डेंड्राइट सेल बॉडी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी एमसीक्यू में मोर देन 30 सेकेंड ना आप जाया करिएगा, विद इन 30 सेकेंड उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपल्स कि अगर हम ट्रैवलिंग देखें कि वो कहाँ से गुजरता है तो सबसे पहले डेंड्राइट में आता है वो, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हैं, फिर सेल के बॉडी में एंटर करता है और उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल से होकर वो गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी। कॉपर टी, कॉन्डम, ओरल पिल्स या फिर ट्यूबिक्टोमी। तो इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है और मैंने तो आपको जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी क्लास ली हुई है और उसमें भी ये क्वेश्चन सीबीएसई ने आपसे पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज द कॉन्डम। ओनली कॉन्डम्स प्रिवेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसीलिए कहा करते हैं कि सेफली हमको काम करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इन अ क्लासिक Mendelian monohybrid cross, when a heterozygous tall pea plant, जिसको कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम द F1 जनरेशन इज सेल्फ पॉलिनेटेड, व्हाट इज द रिजल्टिंग phenotypic रेशियो ऑफ टॉल ऑफ dwarf प्लांट इन द F2 जनरेशन। तो आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को जानते होंगे। तो इसमें कहा गया है कि क्लासिक मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनका रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो आपका 3:1 होगा। अब किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप इस इमेज को काफी ध्यान से देखिए क्योंकि आपसे मेंडलीव से रिलेटेड, उसके टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछे जाने हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख लीजिए दो डिफरेंट हमने ले लिया है, ठीक है। पेरेंट जनरेशन के सेल पॉलिनेशन में आपके आइडेंटिकल्स रहा करते हैं जिसको F1 जनरेशन कहते हैं। इसी तरीके से ऑल सेल पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं F1 जनरेशन के 3 हैं, वहीं पर F2 आपके 1 हैं।
तो ये आपका रेशियो कितने का बन रहा है, 3:1 का हमको बनता हुआ दिख रहा है। सो फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन दैट इज दिस। तो ये आपका टाल और ड्वार्फ का जो रेशियो रहेगा वो 3:1 के रेशियो में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी इकोसिस्टम सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम dead plants and animals into simpler inorganic substances. What are these essential organism called? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज द डीकंपोजर्स। ठीक है, डीकंपोजर्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स आपके डीकंपोजर्स के दिए गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए। द ह्यूमन हार्ट इज अ 4-चैम्बर्ड ऑर्गन। द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। द वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन थ्रू द हार्ट। तो जितनी भी क्लासेस मैंने ली हुई हैं बायोलॉजी की, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इमेज के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है, वेंट्रिकल कहाँ पर होता है, चैम्बर्ड आपके कितने होते हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फर्स्ट, थर्ड एंड द फोर्थ। ठीक है, तो चैम्बर के बारे में जाने तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये आपका गलत है, इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पंप करेगा, जिसको रेड और ब्लू में आपका शो किया जाता है। वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल थिकर होती है, जी हाँ होती है। वॉल्स इंश्योर वन वे फ्लो, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, वो वन वे फ्लो आपका दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन से पूछा जाएगा आपसे, और यहां पर आपसे पूछा गया है ऑल वेरिएशन दैट अराइजेस इन अ स्पीसीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। रीजन क्या दिया है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स वेरिएशन दैट प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो पहला तो आपका गलत लग रहा है, क्योंकि इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल तो होता ही नहीं है, असर्शन गलत हो गया। रीजन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स वेरिएशन दैट प्रोवाइड जी हाँ, वेरिएशन होगा तो सर्वाइवल के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान जरूर रखिए। इसी के साथ देखिए जितना वेरिएशन होगा तो स्पीसीज डिफरेंट इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में अपने आप को ढाल सकेगा ना। अब जैसे मान लीजिए आप आइडेंटिकल आपको मैंने दे दिया है, आप गर्मी में रह पाते हो, लेकिन जाड़ा जैसे आता आप वहां पे ठिठुर कर मर जाओगे, यानी कि आपने अपने बॉडी को एडॉप्ट नहीं करवा पाए ना। जो एडॉप्टेशन की टेक्निक होती, स्किल होती है, उसके लिए आपकी बॉडी उतनी उपयुक्त नहीं है। एग्जाम आपके पास आ रहे हैं और आप सिर्फ दिन में 4 घंटे पढ़ते हो और पढ़ना है 10 घंटे, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, तो वहां पर जिसके पास आप कह सकते हो कि वेरिएशंस रहेगा वही रह पाएगा, सर्वाइवल कर पाएगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन डीकंपोजर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एवरी इकोसिस्टम। डीकंपोजर के बारे में भी हमने जान लिया है। ठीक है, रीजन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्निंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच आर देन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। काफी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। इसका राइट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे, देखिए यहां पर कहा गया कि डीकंपोजर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एवरी इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। और वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर में आपका तोड़ देते हैं, और जिससे जो सॉइल्स होती है उनकी फर्टिलिटी भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी एंड दे हैव अ चाइल्ड
विथ ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, आप मान लीजिए एक लड़का है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप बी है, और जो उनका बच्चा होता है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, शो द पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स of the offspring with a cross. What is the probability of them having a child with blood group A? probability आपको बताना है, मेनली वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम उसके जीनोटाइप्स को देखेंगे पेरेंट्स के, ठीक है, तो देखिए मैन आपका ए ब्लड ग्रुप, विमेन बी, और चाइल्ड आपका ओ है। फॉर अ चाइल्ड टू हैव अ ब्लड ग्रुप ओ, बोथ पेरेंट्स मस्ट कैरी एलेली आई। ठीक है, आई आपका होना चाहिए। सो जीनोटाइप्स मस्ट बी, फादर का आप देख सकते हैं और ये मदर का है। अब इसी के साथ अगर हम इसको हम क्रॉस इसका करवाते हैं तो आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यही चीज आपको अपने कॉपी में लिखनी है। ठीक है, और फेनोटाइप का रेशियो आपका 1:1:1 का रहेगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए बी 1/4, दैट इज द 25%। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी बताई गई है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, तो 1/4 रखा गया, और इसको मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आपका 25 ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात सभी को? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि सेक्शन बी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ सोल्यूशन विथ अ एंथैल्पी वैल्यू ग्रेटर देन 7? एंथैल्पी वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। एंथैल्पी जो टेबल होती है वो 1 से लेकर आपकी 14 तक जाती है, 7 आपका बीच में होता है ना। तो बताइए क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, या फिर डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज द पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए, अब इसमें बात कही गई है कि एंथैल्पी आपका 7 से ज्यादा होना चाहिए। सो बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम फॉर्म एल्कालाइन सॉल्यूशंस, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक रहेगा, और आपका डाइनाइट्रोजन पेंटाक्साइड जो है एसिडिक रहेगा। लेकिन वहीं पर जो KOH है वाटर में, वो आपका बेसिक रहेगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगर आप इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे तो आपको एसिड मिलेगा, इस तरफ जाओगे तो आपको बेस मिलेगा। ठीक है, और पोटेशियम, जो आपका पोटेशियम ऑक्साइड है, तो वो बेसिक नेचर का है, तो इस कारण से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि स्टूडेंट प्लेसेस अ क्लीन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल Mg into a test tube containing a blue solution of copper sulfate. What is the expected observation after some time? Options यहाँ पर 4 दिए गए हैं। The solution remains blue and a grayish layer deposit on the strip. A colorless, odorless gas is evolved and the strip dissolved completely. The blue color of the solution fades and a reddish brown solid is deposited on the strip. या फिर no reaction occurs and the appearance of the solution and the strip remains unchanged. अगर आपके स्कूल में क्लास 9th और क्लास 10th में अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का करवाया गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता पाएंगे। नहीं तो अगर आपने रटा होगा तो आप, हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन ऑप्शंस आपसे ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़ना है कि आपने एक क्लीन स्ट्रिप ली है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल की, इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्लू सोल्यूशन कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट का उसमें सोल्यूशन है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन? तो देखिए उस समय जो आपको एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन दिखेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले मैग्नीशियम लेंगे आप, ठीक है, CuSO4 आप लेते हैं, तो यहां पर आप जानते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ये क्या हो जाएगा, कॉपर को आपका डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर फेड्स, कॉपर रिमूव, रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट, आपका सही होगा, जिसमें क्या कहा गया है, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड अ रेडिश ब्राउन सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन द स्ट्रिप। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
phenolphthalein indicators are added separately to a solution of vinegar and a solution of washing soda. What are the observed colors? Color in vinegar, color in washing soda solution. Pink, colorless, orange, colorless, colorless, pink, yellow, colorless. तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। मैच द फॉलोइंग ना करने लग जाइएगा, बस आप बताइएगा कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द कलरलेस एंड पिंक। ठीक है, ऑप्शन बी कलरलेस एंड द पिंक। किस तरीके से ये हो पा रहा है? विनेगर आपका हमेशा एसिडिक होता है और ये कलरलेस होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा बेसिक नेचर होता है और ये आपका पिंक होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कलरलेस और पिंक। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे भी सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसमें इंजेक्शन इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑप्शंस उसमें दिए गए थे। सो अरेंज द फॉलोइंग कॉमन सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एंथैल्पी वैल्यू: लेमन जूस, टूथपेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी वैल्यू बताना है कि इनकी एंथैल्पी बढ़ कब रही है, किसकी सबसे ज्यादा है, फिर कम है, फिर सबसे कम है। ठीक है, बेसिक की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे कम आते रहेंगे वो एसिडिक आपका होता जाएगा। ऑप्शंस को काफी ध्यान से पढ़िए, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी मुझको बताइए कि प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। मैथ और इंग्लिश का एग्जाम, मैथ का तो हो चुका है, इंग्लिश का आपका आना है। ठीक है, 21 को होगा, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले अगर आपको एंथैल्पी वैल्यूज देखनी है तो जो लेमन जूस होता है वो काफी खट्टा होता है, खट्टा होता है तो एसिडिक होगा, उसकी एंथैल्पी वैल्यू अप्रॉक्स 2 के करीब होती है। ठीक है, तो वो स्ट्रांगली एसिड है। दूसरा, डिस्टिल वाटर देखेंगे न्यूट्रल होता है, तो आपका यहाँ पर ये 7 रहेगा। ठीक है, टूथपेस्ट हम करते हैं, एसिड होता है क्या? नहीं होता है, तो उसकी एंथैल्पी वैल्यू लगभग 8 से 9 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो वो स्ट्रांगली बेसिक होता है और लगभग 13-14 उसकी जो है एंथैल्पी वैल्यू रहा करती है। तो आप बता ले जाएंगे किसका आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बताया गया है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा, उसके बाद टूथपेस्ट इसका 13 से 14 था, टूथपेस्ट आपका 8 से 9 था, डिस्टिल वाटर आपका 7 था, और लेमन जूस आपका क्या था? 2 था। बस आंसर आ गया आपका। आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि वैल्यू किसकी क्या है, और एनसीईआरटी को काफी अच्छे तरीके से पढ़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया H2SO4 को, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने ले लिया है, और द गैस इवॉल्व इज देन पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। व्हाट इज द फाइनल ऑब्जर्वेशन? ऑप्शंस हैं, अ रेडिश ब्राउन गैस इज सीन विच टर्न्स लाइम वाटर ऑरेंज, नो गैस इज इवॉल्व, brisk effervescence occurs and the gas turns lime water milky, या फिर the solution becomes hot and the lime water remain clear। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके ऑप्शन सी को करेक्ट कर दीजिएगा। जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, सबसे पहले आपको बुदबुदाहट, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ब्रिस्क एफरवेरेंस कहते हैं, वो होगा, और वो जो गैस होगी, ठीक है, लाइम वाटर के साथ वो मिल्की हो जाएगी। मिल्की क्या होता है? दूधिया हो जाती है। ठीक है, एकदम व्हाइट व्हाइट आपकी हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज राइट। और यहाँ पर आपको रिएक्शन अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप इसको लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज से जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो सोडियम सल्फेट आपका बनाया, पानी निकला, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया। ठीक है, सो CO2 गैस इज इवॉल्व, एफरवेरेंस बबलिंग अकर्स व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो ये आपका ये दूधिया हो गया, यानी कि मिल्की हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। बस आंसर आ गया आपका, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंसीडर द रिएक्शन CaO प्लस H2O, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, हीट। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, डीकम्पोजिशन, या फिर एंडोथर्मिक। पहले तो ये चारों ऑप्शन, चारों जो रिएक्शंस दी गए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा।
जहां पर हीट आपकी इवॉल्व हो जाती है, बन जाती है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम एंडोथर्मिक कहा करते हैं ना। कॉम्बिनेशन तो आप जानते होंगे, जहां पर दो अलग अलग जुड़कर एक हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। डीकम्पोजिशन जहां पर वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, उनको डीकम्पोजिशन कह देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप सभी को पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने से पहले हम ये देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू सब्सटेंसेस जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर ले लिया, कंबाइन टू फाइंड अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, और तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया, तो ये तो आपका सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मैंने बताया जिसमें हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो सिंस हीट इज प्रोड्यूस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन की बात करें, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो यहां पर तो हो नहीं रहा है। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एक्सोथर्मिक हो जा रहा है तो इंडोथर्मिक कहां पे होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है, पहला और दूसरा हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इस दिए गए इक्वेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ना तो डीकम्पोजिशन है ना ही आपका एंडोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। हीट आपकी निकल गई ना, जब हीट निकली तो वो एक्सोथर्मिक आ गया। अब ये दोनों मिलकर कंबाइन हो गए ना, तो इसको आपका कॉम्बिनेशन कह दिए। कितनी सिंपल सी बात है, कुछ आपको देखना भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखना है, बस देख के आप इसको बता ले जाओगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। चलो भाई देखते हैं इसको। असर्शन में कहा है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इवन इन हार्ड वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर, सबसे पहले तो आपका ध्यान जाना चाहिए इस हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में आप जानते हो ना, झाग नहीं मारता है, वो झाग नहीं देता है। रीजन, द चार्ज एंड्स ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अब बताइए इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इवन इन हार्ड वाटर। So detergents work well in hard water because they do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium। जब हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात करते हैं तो वो हार्ड वाटर में काम कर जाते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल वाटर में जो है आप जो साबुन रहता है वो हार्ड वाटर में जल्दी घुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात कही गई थी, इसलिए असर्शन आपका सही है। वहीं पर रीजन की बात करें, सो डिटर्जेंट्स कंटेन सल्फोनेट और सल्फेट ग्रुप्स, दीज फॉर्म सोल्यूबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सो नो इसकम इज फॉर्म। तो आपका दोनों ही सही हो गया एंड रीजन इज द करेक्ट एंड रीजन आर करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड में और फोर्थ में जो फंक्शनल ग्रुप है आपको ये बताना है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। लास्ट वाला आप देखिए, उससे फंक्शनल ग्रुप आप बता ले जाएंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट एंड सेकंड का IUPAC नेम बताना है, फर्स्ट का और सेकंड का IUPAC नेम बताना है। थर्ड आपसे पूछा गया है कि विच टू कंपाउंड्स फ्रॉम द लिस्ट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन कौन आइसोमर्स हैं, और मैंने आपको पहले बताया आइसोमर पे, आइसोटोप पे, आइसोबार पे कई क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे। और फिर क्या पूछा गया है, विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर। जो नेल पॉलिश लड़कियां लगाती हैं और वो सोचती हैं कि ना 2 दिन हम लगाएंगे, तीसरे दिन इसको जो है हटाकर फिर दूसरा लगा लेंगे, तो नेल पॉलिश रिमूवर के उसमें जो है मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट आपका कौन सा यूज किया जाता है, इसको बताना है। आप सभी अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। और इसके करेक्ट आंसर को देखें। सो फंक्शनल देख सबसे पहले तो जानना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप्स आर स्पेसिफिक क्लस्टर्स ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल्स
that determine their characteristic chemical reactions and physical properties such as solubility and reactivity. These groups like hydroxyl OH, जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको देखा जाता है, ठीक है, वहीं से फंक्शनल ग्रुप आपके निकाले जाते हैं. इन अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक COOH in acids dictate how a compound behaves regardless of the rest of the carbon chain. अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अगर हम थर्ड और फोर्थ में देखें तो CH3COH में फंक्शनल ग्रुप आपका लास्ट वाला है COH है, ठीक है, और इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डालेंगे. वहीं पर जो फोर्थ है आपका, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका OH है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम कवर किया करते हैं, जिसको अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं. इसी के साथ आपको IUPAC नेम फर्स्ट और सेकंड का मेरे ख्याल से पूछा गया था. तो यहां पर देखिए कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं, एक है, दो है, तीन है, ठीक है. तो एथेन मेथेन प्रोपेन, एथेन, ठीक है. तो देखिए यहां पर इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप CHO, तो इसका नाम हम प्रोपेनल रखेंगे, ठीक है. अब इसमें देखिए एक, दो, तीन है और ये कीटोन ग्रुप में आपका आ रहा है जिसके तीन कार्बन्स हैं, तीन कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम प्रोपेनोन रखेंगे, ठीक है. तो आपने पढ़ा ही होगा. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे. आइसोमर्स फ्रॉम द लिस्ट. सो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो यहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेक करना है. प्रोपेनॉल C3H6OO होता है और प्रोपेनोन में C3H6O होता है. तो यहाँ पर जो दोनों आपके मॉलिक्यूल्स हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स आपके अलग हैं. एक तो कीटोन है और दूसरा आपका एल्डिहाइड है. तो इस तरीके से ये कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड वो फंक्शनल आइसोमर्स में आ जाते हैं. एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया गया था ये नेल पॉलिश वाले से. सो नेल पॉलिश रिमूवर्स कॉमनली कंटेन एसीटोन whose IUPAC नेम इज प्रोपेनोन. सो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एसीटोन भी कहते हैं. तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको आप समझे रहिए. वो क्वेश्चन आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं या फिर असर्शन में या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम फिजिक्स की तरफ रवाना होंगे. और फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी देखिए. अ स्टूडेंट इज एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ लाइट रेज एंड मेक्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अच्छा, लाइट रे देख रहा है, उसके तीन ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर retraces its path. Second, a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection appear to diverge. आ रही है फिर वो डाइवर्ज हो रही है from the principal focus. Third, a ray of light incident obliquely to the pole of a concave mirror is reflected obliquely making an equal angle with the principal axis. Choose from the following correct option that list the correct statement. तो बताइए उस लड़के ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ है लाइट का, वो भी कॉन्वेक्स मिरर को लेकर, वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है. क्या वो ऑब्जर्वेशन सही तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है. आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं. साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम क्लासेस के इस सेशन को आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. इसका आपका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे तो क्या कहा गया है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो C होता है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ. तो ये बिल्कुल सही है. जैसे कैसे, अब मैं इसको बताता हूं. अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 0 रहेगा, सो इट रिफ्लेक्ट बैक. अब देखिए ये होता है ना, यहाँ पर जब आएगा तो वो बैक तो मारेगा ही मारेगा, 0 डिग्री पे है, वो कहाँ पे जाएगा. तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सही है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर को आपका लेते हैं तो जो पैरेलल रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो डाइवर्ज होती हैं और वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती हुई नजर आती हैं, जो कि मेनली वर्चुअल और मिरर के पीछे पाया जाता है. तो आपका स्टेटमेंट सेकंड भी सही है. थर्ड की बात करें, थर्ड में कहा गया था कि a ray incident obliquely at the pole of a concave mirror is reflected making an equal angle with the principal axis. तो ये भी सही है. At the pole the principal axis act as a normal, ठीक है, according to the law of reflection angle of incidence is equal to the angle of reflection. इसी के साथ ऑप्शन सी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से ही रिलेटेड है.
when a beam of light passes through the glass prism, the light separates into its constituent colors. Choose the correct option that explain this phenomena. The different colors of light travel at same period inside the prism. ठीक है, प्रिज्म में पूछा गया है, व्हाइट ले आप डालते हो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है. The different colors of light are refracted at angles due to their different speed inside the prism. Third, the prism itself produces the colors and this effect is due to scattering of light by the prism material. चौथा, the angle of incidence is different for each color of light leading to the separation of colors. तो बताना है कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, और सही बताता है. तो सबसे पहले आपने क्या लिया है, अब बीम ऑफ व्हाइट लाइट लिया है. ठीक है, उसको आपने एक ग्लास के प्रिज्म से गुजार दिया जैसे ये है. ठीक है, और यहीं पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना हो जाता है. द लाइट सेपरेट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स. वो कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर होता है. विबग्योर आपका रहा करता है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, आपका रेड है. जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये डाइवर्ज बहुत कम होता है, और वायलेट सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसकी डाइवर्जेंस सबसे अधिक होती है. ठीक है, तो देखिए इसका अगर हमको समझना है तो सबसे पहले आप देखिए, वेल व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स. इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं. डिस्पर्जन अकर्स बिकॉज डिफरेंट कलर्स जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है ऑफ लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन ग्लास. ड्यू टू डिफरेंट स्पीड दे एक्सपीरियंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, हेंस दे बेंड रिफ्रैक्ट थ्रू डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, इसीलिए वो देखिए बेंड होती लगातार चली जाती हैं. इसी के साथ फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट स्लोज डाउन द मोस्ट, बेंड्स द मोस्ट. रेड लाइट स्लोज डाउन द लीस्ट, तो ये सबसे कम आपकी झुकती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर रिफ्रैक्टेड एट द डिफरेंट एंगल्स ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड्स इनसाइड द प्रिज्म. अच्छा, बाकी और भी जो स्टेटमेंट दिए गए थे BCD, वो ACD वो इनकरेक्ट क्यों है. कलर्स डू नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ग्लास. ठीक है, पहली बात तो ये. प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर्स, व्हाइट लाइट ऑलरेडी कंटेन्स देम. जो व्हाइट कलर यानी कि सफेद प्रकाश होता है वही अपने में से 7 कलर्स को डिवाइड करता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी प्रिज्म है वो कलर्स को प्रोड्यूस करती हैं. और डी क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द सेम फॉर ऑल अकर्स, सेपरेशन हैपेंस ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्शन. अब फिजिक्स में भी आपके एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेनली वो लेंस से रिलेटेड रहेगा, मिरर से रहेगा. यहाँ पर क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया गया है. A concave lens of focal length 20 cm is placed in front of an object 10 cm. The image form will be virtual and erect. पहला. दूसरा, a convex lens when the object is placed between the optical center and the principal focus is form a virtual and erect image. अब इसको बताना है आपको. अगर आपने काफी अच्छे तरीके से जो आपके लाइट चैप्टर में हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन दिया हुआ है उसको आपने पढ़ा होगा और जाना होगा तो काफ़ी आसानी से इसको आप बता पाएंगे. जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसकी फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर की है. ठीक है, फोकल लेंथ आपने कितनी ले ली है, 20 सेंटीमीटर की ले ली है, और ऑब्जेक्ट को जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने रखा हुआ है. ठीक है, तो इमेज को बताना है तो सबसे पहले तो आप V को निकाल लीजिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, when an object is placed between O and F of a convex lens, image form is virtual, erect and magnified. Image is formed on the same side as the object. तो इसलिए पहला आपका सही था. और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रीजन में for a convex lens when the object is placed between the optical and the center principal focus it forms virtual and erect image. तो इसलिए आपका रीजन भी सही है. अब देखिए इसी पर बेस एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा. तो सबसे पहले आपने एक लेंस लिया हुआ है डायग्राम में, यहाँ पर F1 और 2F1 है और 2F1 पर आपका जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट हमेशा आपका इरेक्ट रहा करता है. ठीक है, अब यहाँ पर लाइट रेज जाती हैं और इमेज यहाँ पर बन रहा है. ठीक है, 2F2 पर आपका बन रहा है, यानी कि अब ये बन रहा है. तो आपको क्या बताना, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन द अबव डायग्राम, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म
और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ आपकी बता दी, मतलब पूछ ली गई है, उसको आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है और करते चले जाना है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है 2f1 40 सेंटीमीटर, 2f2, ठीक है, इमेज आपका 2f2 पर फॉर्म होती चली जा रही है। तो जब हम देखेंगे तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर है और फोकल लेंथ निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर करोगे। 2f इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं, चलिए ठीक है। तो चलिए आपका ये आ गया, फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर का आ गया। और यहां से आप ये समझ रहे हो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है। साथ ही साथ जब आप इमेज को देखोगे तो वो रियल है, इन्वर्टेड है, वो तो हमको दिख ही रहा है, वो पलट गई है, उल्टी हो गई है, तो वो रियल है और सेम साइज की है, ठीक है, सेम साइज की है, क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ आया है वो 20 सेंटीमीटर हमको दिखता हुआ मालूम हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहां पर आपको एक अमीटर दिया है, एक वोल्ट मीटर दिया है, कुछ रीडिंग्स दी गई हैं, आपको बताना है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस developed across its ends are shown in the given ammeter and voltmeter. Find the least count of the voltmeter and ammeter. What is the voltage and the current across the given resistor? अच्छा, सबसे पहले अगर आप अमीटर में देखेंगे तो 0 से लेकर 1 तक की आपकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, और आपको यहां पर लीस्ट वैल्यू को बताना है, लीस्ट वैल्यू को बताना है। 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में आपको 10 कॉलम्स दिखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू यहां पर 0.2 है, तो 0.2 अपॉन 10 करोगे तो 2 अपॉन 100 इक्वल टू आपका 50 के करीब कुछ आपका आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको उसी तरफ आपका ले जाना है। अगर हम सबसे पहले तो अमीटर में ही देख रहे हैं 0 टू 1 एम्पियर के उसमें, तो जो आपके डिविजन्स हैं 0.2 से लेकर 0.4 तक वो आपके 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो 0.2 अपॉन 10, तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 0.02 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि आपको अमीटर में करंट की वैल्यू बतानी थी, तो आप, अच्छा एक मिनट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.02 अमीटर, तो ये लीस्ट वैल्यू इसकी हो गई। वहीं पर अगर आप वोल्ट मीटर की लीस्ट वैल्यू देखेंगे तो ये 0 से आपको 3 तक दी गई है, ठीक है, और 2 से 3 का आपको बताना है, तो इसमें भी डिविजन्स आपके क्या हैं, 10 के हैं। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए और यहाँ पे भी जो 1 इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 1 को जो है आपका बिटवीन 1 से लेकर 2 तक जो है आपको 10 स्मॉल डिविजन देखने को मिल रहे हैं। 1 अपॉन 10 जब करेंगे तो 0.1 वोल्ट आपका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1 रखेंगे क्योंकि लीस्ट से हमको बताना है, और ये 0.1 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी वो निकाल ली। अब रीडिंग ऑफ मीटर भी निकालना है, तो पॉइंटर अगर आप देखेंगे अमीटर में तो वो मेनली 0.5 एम्पियर की तरफ हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर में अगर आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, जो पॉइंटर आपका दिया है, वो 2 के आसपास है, और 2 के कितने आसपास है, 2.2 वोल्ट का है। तो देखिए करंट थ्रू रजिस्टर आपका 0.5 एम्पियर और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वो 2.2 वोल्ट आपका जा रहा है, ठीक है, इसका आपका 2.2 वोल्ट जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रेजिस्टेंस
ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अब देख लीजिए, पहले का आंसर तो ये हो गया आपका, ठीक है, पहले का आंसर ये है, फर्स्ट का फर्स्ट है। सेकंड को देखिए, पैरेलल देखेंगे, 1/R1, 1/R2, 1/R3 करिए, सो ऑन ले जाइए, 1/Rn कर लीजिए, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसका रेजिस्टेंस हम निकालना चाहेंगे तो n/r आ जाएगा, और जब आप r पैरेलल में निकालेंगे तो r/n आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का आपका ये आंसर हो गया। फिर तीसरा पूछा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट आप जानते हो कि नहीं, जैसे ये आरपी मैंने निकाला था, यही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। अब आपको यहाँ पर 3 रजिस्टर्स दिए हैं, 3, 4 और 12 ओम, और पैरेलल में कनेक्टेड हैं। चलिए इसको हम करते हैं, एक मिनट। 3 था, 4 था, 12 था, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 3 7 8, ये हो गया, और 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है। अच्छा, तो ये 1/r इक्वल टू 2/3 आया। रिजल्टेंट आपको बताना 3/2 होगा, जिसको 1.5 ओम कहेंगे। ओम लिखना ना भूलिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें हमने सेक्शन ए बी सी तीनों कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपने प्रिपरेशन बेहतर करते जाइए। जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।